नमस्कार साहित्य प्रेमियों, आप सुन रहे हैं माइलस्टोन एक्सप्रेशन। मैं हूँ वैष्णवी। आज लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी, एक ऐसी स्त्री की कहानी जो जिंदा तो है लेकिन रिश्ते के भीतर रेत में फंसी मछली की तरह तड़प रही है। कहानी का नाम है रेत की मछली, जिसको लिखा है कांता भारती जी ने। ये और अधिक गंभीर हो उठे थे। रमण की भाभी की एक एक बात उसके रुदन के साथ वातावरण में गूंज रही थी। आसपास शायद लोग भीड़ लगाकर सुनने भी लगे होंगे। रो रो कर कहे जा रही थी, अब शोभन का कलेजा ठंडा हो गया होगा। मैं बेवा हो गई तो लोग जो चाहे जुल्म ढाए। रमण के सिवा कौन है मेरा? क्या बिगाड़ा था रमण ने शोभन का? उसके खून के प्यासे हो गए हैं सब लोग। मुझे होश नहीं कि मैंने उसके बाद क्या क्या सुना। कभी कभी लगता था कि जैसे एक ही बात किसी मशीन से दोहराई जा रही हो। कर्कश रुदन की आवाज मन को कुछ ऐसे कुदेरती थी जैसे बहुत सी सुइयां कोई चुभो रहा हो। कई बार चाहा कि शोभन की ओर देखूं, लेकिन साहस नहीं हुआ। शोभन शायद मुझसे ज्यादा पीड़ित थे। बहुत रात गए ही वह सारा कांड शांत हो गया, लेकिन उस शांति के बाद भी वातावरण सहज नहीं हुआ। वातावरण का भारीपन ज्यों का त्यों बना रहा, बल्कि मनहूसियत कुछ बढ़ ही गई। बालकनी में आकर उस मनहूस मकान की तरफ देखने की भी इच्छा नहीं हुई। माँ से मालूम हुआ कि उस घर में चूल्हा नहीं जला। चूल्हा मेरे यहाँ भी जल नहीं रहा। माँ एक बार ऊपर आई और फिर जैसे अपने आप में खोई हुई नीचे वापस लौट गई। शोभन पत्थर की तरह जड़ थे और मैं आकांक्षाओं में डूबी हुई। लगता था मोहल्ले में कोई मर गया है। शायद वातावरण की सहजता मर गई थी। रात बहुत बीत चुकी थी। अंधेरे आकाश की पीठिका पर बालकनी के खुले हिस्से से देखती गुच्छे गुच्छे फूली छितराई हुई जूही और चमेली की काली लतरों से टकराकर सरकती हुई हवा अंदर आई तो मन आशंकित हो उठा। बल्कि आशंका सही शब्द नहीं है, उद्वेग कहा जा सकता है उसे। उद्वेग और आतंक का मिला जुला रूप। बहुत साहस करके मैं शोभन के निकट आई। वे हिले नहीं, बोले भी नहीं। हल्की रोशनी में चमकती सामने की नीली दीवार के उस पार देखते रहे। मैंने बहुत धीरे से कहा, शोभन, अब क्या होगा? यह मनहूसियत कैसे टूटेगी? मेरा जी तो घुट रहा है। नीचे बिल्कुल सन्नाटा था, लेकिन मुझे पता था कि माँ जाग रही होगी। वे सुख से सहज होकर सो सके ऐसी परिस्थिति नहीं थी, और इस सब में एकमात्र दोषी मैं थी, केवल मैं। शोभन कुछ नहीं बोले। उनकी पीड़ा भी मैं महसूस कर रही थी। तभी कमरे के द्वार पर आहट हुई। मैं चौकी और शोभन से थोड़ा अलग हट गई। माँ थी वहां। शोभन ने करवट जरूर बदली, लेकिन बोले कुछ नहीं। माँ भी चुपचाप बैठ गई। माँ की कातर उदासी और बेचैनी देखकर मैं और अधिक आविष्ट हो गई। थोड़ी देर तक मौन घुटता रहा। फिर वे लंबी सांस लेकर बोली, मेरा जी घबरा रहा है शोभन। कोई रास्ता है? तुम कुछ उपाय सोचो ना बेटा। अब लगा कि शोभन इतने लंबे मौन के अंतराल में एक जगह अपने मन को ही बांधने में व्यस्त थे। माँ की बात सुनकर छत की ओर देखते हुए बोले, अब यह जगह हमारे रहने के लायक नहीं है। सोचता हूँ हम सब कहीं और चलकर रहें। यहाँ से दूर हो लेंगे तो संकट अपने आप शांत हो जाएगा। दूर रहने से बहुत कुछ टल जाता है। वे बोलते रहे और मैं सुनती रही। तभी मेरी आंखें माँ की ओर उठी और मैं कांप गई। उनके शांत, सरल, गंभीर चेहरे से ढुलक कर आंसू उनकी गोद में टपक रहे थे। 2 बरस में पहली बार उस निष्ठावान और संकल्पशील मुख पर मैंने आंसू देखे थे। मेरा खून जम गया। लगा गले में कुछ घुट रहा है। शोभन भी कुछ न बोल सके। थोड़ी देर के बाद माँ के भरे गले से आवाज आई, यह घर तो मेरा सुहाग है शोभन। उनके बाद अब यही तो उनकी निशानी है। उनकी इस एकमात्र निशानी से तो मैं मरकर भी छूट सकती हूँ। अंतिम दिन भी अगर मैं यहाँ न रही तो मुझे लगेगा कि तुम्हारे पिता को दोबारा मुझसे किसी ने छीन लिया है। झगड़े कहाँ नहीं होते शोभन। जहाँ इतना जीवन बीता उसे अब छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? शोभन का चेहरा उतर गया। नीले कमरे का नीला सन्नाटा और गहरा हो गया। माँ के जाने के बाद भी अवसाद हल्का नहीं हुआ। कोई कुछ नहीं बोला।
ऐसा लगा जैसे लगातार झुकी आंखों में कड़वाहट भर रही हो। चुपचाप उठी, बिस्तर ठीक किया, पर किसी तरह भी कहने का साहस न हुआ कि सो जाएं। बाहर रात काफी उतर आई थी, लोग शायद अपने घरों को चले गए थे। उस मनहूस कमरे से रोने की आवाज अब बंद हो गई थी। बालकनी के बाहर मैं कुछ विशेष देख रही थी, ऐसा नहीं कहा जा सकता। देखने पर दिखता भी कुछ नहीं। वहां कुछ देखने लायक होता तो भी मन ऐसा न था कि कुछ देख पाती। अंधेरा, सन्नाटा, अवसाद और आत्मपीड़न के उन क्षणों में मैं कहाँ तक खड़ी रही, नहीं कह सकती। वहां से हटी तो देखा वे उसी तरह अस्त व्यस्त पलंग पर मूर्छित सो रहे थे। सो गए थे या सिर्फ अवसन्न थे, या उनकी बंद आंखों और सांसों के साथ उठते गिरते सीने को देखकर नहीं कहा जा सकता था। बहुत धीरे से बिना कोई आहट किए पलंग के एक किनारे थोड़ी देर बैठकर मैं लेट भी गई। अवसाद मेरी शिराओं में एक तनाव की तरह दोबारा छा गया। चाहा कि उनकी ओर घूम जाऊं, लेकिन घूम न सकी। एक क्षण के लिए इस बात की भी प्रतीक्षा की थी कि उनकी बाहें मेरी ओर बढ़ेंगी और अनायास ही मैं उनमें समा जाऊंगी, लेकिन वैसा भी कुछ नहीं हुआ। कुछ भी तो नहीं हुआ। हमेशा की तरह माथे का चुंबन भी नहीं लिया गया, गर्म उंगलियों से छेड़ा भी नहीं गया। अवसाद में डूबी कब सो गई यह भी पता न चला। सवेरे जागी तो पता चला कि वो कहीं जा चुके थे। मन दुश्चिंताओं से भर उठा। दोपहर तक बेचैनी बहुत अधिक बढ़ गई थी। मुंह न जाने कैसे कैसे स्वाद से भर गया। माँ ने नाश्ता और खाना तैयार जरूर किया, लेकिन खाया उनसे भी न गया। दोपहर के बाद कहीं वे आए। आंखें झुकी हुई थी, चेहरा उतरा हुआ और गंभीर। चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गए। माँ ने मुझसे कहा कि मैं शोभन के लिए खाना ले जाऊं। हो सकता है मेरे आशंकित मन का संकोच हो कि एक एक करके खाने की चीजें सजाने में काफी समय लग गया। कमरे में जाने के लिए साहस जुटाना पड़ा। वे ज्यों के त्यों लेटे रहे। हिम्मत न हुई कि उनके माथे पर हाथ रखकर देखूं तबीयत तो ठीक है। बहुत धीरे से मैं बोली, उठिए, हाथ धोकर खाना खा लीजिए, फिर आराम कीजिए। जाने उनके जी में क्या आया कि वे चुपचाप उठे, हाथ मुंह धोकर खाने बैठ गए। मुझे भी खाने को अपने साथ बिठा लिया। अनमने मन से थोड़ा सा खाया। खाते समय चाहकर भी मुझसे कुछ न बोला गया। खाते समय आज तो उनके हाथ में कोई किताब भी नहीं थी। किताब होती तो शायद मन कुछ बदल जाता। तनाव एक दो दिन का नहीं था। मन को इतना समेटा भी न जा सका कि वह तनाव टूट सके। कई दिन बीत गए। उनके मित्र भी आए थे। वह नीला कमरा उन्मुक्त हंसी से गूंजा नहीं। बहुत धीरे धीरे उन्होंने बातें की, शायद कुछ मशविरा भी हुआ। मन में उत्सुकता थी, लेकिन कुछ पूछ न सकी। कई दिनों के सलाह मशविरे के बाद पता चला कि एक समझौता हुआ है। तय यह हुआ है कि मुकदमा वापस ले लिया जाए और रमन माफी मांग ले। लेकिन ये सब कैसे हो सकता? रमन तो पागल हो चुका था। इससे इस बात की संभावना कम थी कि वह सहज रूप से समझौते के लिए तैयार होगा। उसके मन की गांठें उसके सामने कौन खोलता, और वह खोलने भी कब देता? उसकी कुंठा आईना देखने को तैयार कैसे होती? लेकिन अब शोभन भी जिद पर आ गए थे। उन्होंने दृढ़ता पूर्वक कह दिया था कि अगर वह माफी नहीं मांगता तो मुकदमा वापस नहीं होगा। अनजाने और अनचाहे ही उस तनाव में मैंने महसूस किया कि मैं माँ के इष्ट देव को याद कर रही हूँ। पूरा महीना इसी यातना में बीता। शायद रमन की तरह समझ में आ गया कि मुकदमा वापस न हुआ तो उसकी नौकरी छूट जाएगी। एक दिन उसने माफी मांग ली, तब दिन सहसा बदले हुए लगने लगे। बालकनी में जूही के गुच्छे फूल आए हैं, मैंने देखा। उसकी कोमल पत्तियों पर धूप की किरणें नाचती हैं, यह भी मैंने देखा। उस दिन से हवा कुछ अच्छी लगने लगी। शोभन ने बताया कि उन्होंने कहीं और मकान देखने के लिए रखा है। माँ फिर उदास हो गई। स्वर्गीय पति की स्मृति इस मकान को छोड़ना उनके लिए सबसे बड़ी यातना थी। मकान के एक एक कड़ से उनकी चेतना जुड़ी थी, उनकी मर्यादा, उनकी आसक्ति और उनका आश्वासन। सभी कुछ था वो मकान में, लेकिन उपाय भी क्या था? मुझे याद है जब उन्होंने जाने कहाँ खोई हुई आवाज में कहा था कि जब तुम्हारे पिताजी का यह मकान बनवा रहे थे कुछ रुपयों की कमी हो गई थी। उस समय मैंने अपना एक एक जेवर उन्हें दे दिया था। अंततः शोभन जीते। बेटे का मन और बहू की मर्यादा की रक्षा के लिए माँ ने अपनी भावना की बलि दे दी।
हाँ, यह जरूर मैंने देखा कि उसके बाद अक्सर वे सोए सोए चौंक कर उठ बैठती थी। उन्हें जैसे घबराहट से भी होती रहती। कुछ महीनों में ही जैसे वृद्धावस्था उन पर दूनी होकर उतर आई थी। मैंने ये भी देखा कि उन्हें बुखार आने लगा। अपने आप से एक दिन मैंने उन्हें कहते हुए पाया, कैसे छोड़ूं ये सब भगवान, कैसे छूटेगा ये सब, और अब कैसे रहा जाएगा यहाँ, ऐसी पराई जगह जीना भी कैसे होगा। मैं सोचती थी कि उनके जैसे संस्कारों वाली साध्वी यह भी तो सोचती होगी कि अपना घर बेचना अशुभ है और उसे बेचकर किराए के मकान में रहना संस्कारहीनता। एक दिन उन्होंने कहा, मुझको यहीं छोड़ दो, तुम दोनों ही रह लो जाकर कहीं और। लेकिन ये भी होता कैसे, स्थिति सहज नहीं हुई थी। उन्होंने यह भी सोचा होगा कि इस तरह अलग रहकर स्थिति और बिगड़ेगी, सुधरेगी नहीं। लोग ये भी सोच सकते हैं कि लड़के ने अपने मन की शादी की और अलग हो गया। शायद चुपचाप वे कई बार रोई भी थी, क्योंकि कई बार उनकी ओर देखती तो लगता कि उनकी आंखें लाल और सूजी हुई हैं। मैं पूछती तो एक लंबी सांस लेकर चुप हो जाती। यूनिवर्सिटी के पास ही एक नई बस्ती में कोठरी का एक खाली हिस्सा मिल गया था। फिर भी यह तय हुआ कि केवल काम का सामान साथ जाएगा, बाकी सब यहीं बंद रहेगा। मकान बिकने पर ही उसे हटाएंगे। माँ ने तो मुहूर्त भी पूछ लिया था। सामान लदवाते वक्त माँ रो पड़ी। किसी तरह मजदूरों को बाहर भेजा और आंगन में जाकर बुरी तरह फूट पड़ी। उनका धैर्य टूट गया था। मुझे माफ कर देना, मैं जीते जी यह घर छोड़कर जा रही हूँ। मेरा रक्त जम गया। मुझे लगा मैं ही हूँ इस यातना की जड़। वे भी अवसन्न थे। पास पड़ोस से इकट्ठा हुए लोग इस समय कचोट रहे थे, खल रहे थे। विचित्र मनहूसियत फैल गई थी। जैसे तैसे माँ को शांत किया गया। शोभन भी चाह रहे थे कि अब जल्दी से जल्दी यहाँ से हट जाया जाए। हल्का सामान तांगे पर लाद दिया गया और हम तीनों भी बैठ गए। शोभन ने हाथ जोड़कर सबको नमस्कार किया। तांगे वाले ने घोड़े को आगे बढ़ने के लिए उकसाया। शराब, उसने एक चाबुक लगाई। मैं सिहर उठी, चौंक गई। अंदर चल, कुमुद की आवाज आई। चल खाना खा ले। मैं दोबारा चौंकी। अचानक ऐसा लगा जैसे अंजुरी भरी हुई रेत सरक कर रेत गई। बीते दिनों की वह परछाई भी गायब हो गई। यथार्थ की ठोस धरती पर मैं आई। बीते हुए उस तूफानी प्रसंग से वापस आना, कुमुद के इस छोटे से कमरे में आश्वासन महसूस हुआ। खाना खाते समय कुमुद तरह तरह की बातें करके मन को अप्रिय प्रसंगों से दूर हटाने का प्रयत्न करती रही। मैंने उसकी आंखों में झांका तो उसने चेहरा नीचे कर लिया। जी में आया कि कह दूं, तू अपने अप्रिय प्रसंग से अपने को अलग काट सकती है क्या? लेकिन मुझसे पूछा नहीं जा सका। जाने क्यों मेरी आंखें दोबारा गीली हो आईं। नींद टूटी तो थोड़ी देर तक समझ में नहीं आया कि सुबह हो चुकी है या रात उतरने वाली है। कुछ देर बाद ही मैं सुस्थिर हो पाई। मानसिक क्लांति के कारण संभवतः सारे दिन मैं सोती रही थी। धूप बिल्कुल जा चुकी थी। आकाश पर रोशनी के अंतिम लक्षण बीतने वाले थे। मैं चौंक कर उठ बैठी। पलंग के पास की छोटी मेज पर मेरी वह डायरी पड़ी हुई थी जिसे पढ़ते पढ़ते मैं थक कर सो गई थी। पर्दा हटाकर आगे बढ़ते हवा के हाथ उसके पन्ने उलट पुलट जाते थे। सो पन्ना खुला हुआ था, उसकी तारीख चमक रही थी। 14 मार्च 1963 तिथि के नीचे गांधी के शब्द छपे थे। प्यार के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। प्यार से ही त्याग की भावना आती है और त्याग ही मानव को सच्चे अर्थों में मानवीय बनाता है, स्वार्थ से उठाता है। क्या सचमुच उठाता है? क्या सचमुच मानवीय बनाता है? तभी दरवाजे पर आहट हुई। मैं थोड़ा सा चौंक गई। यंत्रवत मैंने डायरी बंद कर ली और उसे छिपाने जा रही थी कि कुमुद अंदर आ गई। उसने देखा और अचानक से जोर से बोली, ए यू नॉटी, क्या छुपाया जा रहा है? डायरी तकिए के नीचे करके मैंने खिसियाहट भरी आवाज में कहा, कुछ भी तो नहीं, छुपाना क्या है? कुमुद ने अपना बैग पलंग पर फेंका और तकिए की ओर झपटी, लेकिन मैंने डायरी उसके हाथ में जाने नहीं दी। काफी देर तक छीना चपटी के बाद शायद वह ऊब गई। झल्लाकर बोली, जा हट, मर, छुपा ले, मत दिखा। फिर स्वस्थ होकर बोली, देवी जी कुछ चाय वाय हुई या नहीं? हल्का सा अपराध का भाव मन में उभरा। मैं देर तक सोई रही। कुमुद ऑफिस से थकी हुई आई होगी, उसे एक कप चाय तैयार दे सकती तो कितना अच्छा होता। अचकचा कर मैं उठ गई।
बोली, अभी तैयार करती हूँ, तुम बैठो। अरे पागल हुई हो, मैं ही बनाती हूँ, कहकर कुमुद बरामदे में एक कोने में बनी रसोई में खड़ी होकर चाय बनाने लगी। इच्छा हुई कि डायरी के अधूरे छोड़े हुए पन्ने फिर से खोल लूं, लेकिन वैसा कर नहीं सकी। प्यार से आदमी मानवीय बनता है, स्वार्थ से ऊपर उठता है, क्या ये सच है? जीवन का बीता हुआ इतिहास एक ऐसे यंत्र की तरह चेतना पर घूमने लगा जिसमें बहुत से निशान बने हुए थे और जिससे किसी वस्तु का आकार आका जाता है। लेकिन प्रेम के संदर्भ में लिखा हुआ वह सत्य जीवन के इतिहास के उस यंत्र पर खरा उतरता है क्या? प्यार की इस निष्ठा में जीवन के दूसरे चक्र कितना खेल खेलते हैं, यह कौन जानता है। कब चाहा था मैंने वह सब कुछ जो कुछ हुआ भी, क्या वह सब प्यार का ही सत्य था? क्या प्यार की इसी उबलते हुए सरोवर में कमल के बजाय सिवार और काई नहीं उगती? क्या प्रयत्न से सिवार और काई का उगना रोका जा सकता है? मैंने चाहा था कि शोभन वह प्यार बने, ऐसा प्यार बने जो मुझ तक ही सीमित रह सके, इसमें हवा के साथ उड़ती बालू का भटकाव न हो, इसमें कड़ कड़ मन और तन को सहेज कर प्यार की फुलबगिया में सीमित कर दिया जाए। लेकिन क्या कुछ नहीं हुआ उस बीच प्यार की उस फुलबगिया में। क्रोध, जिद, खींच और कुंठा के कितने ही कांटे उगे। कितनी ही बार मेरे और शोभन के बीच ऐसा लगा जैसे एक रेगिस्तान उगाया हो, फिर वह रेगिस्तान अनचाहे ही बढ़ता गया। मेरी चाहत और शोभन की बाहों के बीच का रेगिस्तान एक दिन इतना विस्तृत हो गया कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक दृष्टि से उसे बांधना भी असंभव हो आया। सुनसान, भयानक और तिलमिलाती हुई दोपहर थी। वह 7 जून 1960। सजा सजाया घर मोहाविष्ट शोभन समेत मीनल को अर्पित कर गोद में नन्ही तोरू के साथ इसी जलते रेगिस्तान की रेत में निकल आई थी मैं। चक्कर पर चक्कर और चक्कर पर चक्कर काटते हुए अकस्मात चौक चौक कर तपती रेत में पीछे मुड़ देखना कि कोई मुझे बुलाने आ रहा है। चमकती हुई रेत के उस छूटे हुए रास्ते के अलावा और कोई भी नहीं। तपती रेत का वह रास्ता है जो पीछा करते हुए मेरे साथ साथ चला आ रहा है। 1.5 बरस लंबे लंबे दिनों को अपने पीछे आते महसूस किया और बार बार चाहा कि इस रेत के बीच कहीं एक दलदल मिल जाए जिसमें मैं समा जाऊं, लेकिन टखनों पर धंस कर भी आगे डूबा न जाए। जीने की इच्छा का कोई एक तार बराबर आगे और एक आगे खिंचता रहा। चिलचिलाती हुई दोपहर, गर्मी से उबे मुरझाए पेड़ और लू से तपता हुआ एक छोटा सा स्टेशन। तोरू को कलेजे से चिपकाए हुए सामान का छोटा सा बंडल संभाले मैं टीन के साइबान के नीचे बेंच पर इंतजार करती हूँ कि वहां सामने बिछी हुई जलती पटरियों पर एक ट्रेन आएगी। चेहरे पर बार बार पसीना आ रहा था। पसीना तपन का नहीं था, घबराहट का भी था। कैसे आ गई मैं यहाँ तक? बिल्कुल अकेले। कहीं कोई परिचित मिल गया तो क्या होगा? क्या सोचेगा वह? घर पर लौटकर माँ और पिता से क्या कहेगा? सोचती कि सीमेंट के प्लेटफॉर्म पर ही रेत का वह विस्तार पैदा हो जाए, इसमें धंस कर मैं डूब जाऊं। घबराहट हटाने के लिए मैं इधर उधर ध्यान बांटने लगी। देखा तोरू के चेहरे और नन्हे नन्हे हाथों पर पसीना झलक आया है। पसीना पोंछा, उसे लू से बचाने के लिए पानी पिलाया और फिर रुमाल टटोल कर देखा कि टिकट सावधानी से बंधा है कि नहीं। मृग तृष्णा के वे दिन कैसे बीते थे। बच्ची बहुत छोटी थी जब मैं उसे लेकर अकेलेपन के रेगिस्तान के इस पार माँ के पास लौट आई थी। सोचा था शायद कभी खोया हुआ प्यार लौटे, शायद कभी दूसरी बार फुलबगिया की रात रानी की गंध का झोंका आए, शायद फिर कभी नाद के पानी में उग आया कमल मेरी आंखों को परस जाए और 2 बाहों के बीच नया जीवन उगे। लेकिन मृग तृष्णा बदली नहीं। चाहा हुआ सच नहीं हुआ। 2 बरस रेत में भटक भटक कर आखिर इस प्लेटफॉर्म पर आ पहुंची। ट्रेन आ रही थी। छोटे प्लेटफॉर्म पर हलचल शुरू हो गई थी। गिने चुने कुली ट्रेन का इंतजार में आकर खड़े हो गए थे। 10-12 मुसाफिर सामान सहिष्णु और भाग दौड़ करने लगे थे। मैं कैसा हो जो? सब कुछ बिखरने के बाद अब जो जिजीविषा के 2 कण मेरे आंचल में बचे थे उन्हें मणि की तरह सहेज कर मैं खड़ी हो गई। एक कुली ने मेरे करीब ठिठक कर कहना चाहा कि मुझे उसकी जरूरत है या नहीं, लेकिन फिर कुछ सोचकर दूसरी ओर चला गया। चमकती हुई धूप में क्षितिज के पास जहां दोनों पटरियों ने मिलकर सुई की नोक जैसे बना ली थी, वहां एक काला बिंदु उभर कर डरावने ढंग से बड़ा होता जा रहा था।
जैसे जैसे वह काला बिंदु बड़ा होता गया, उस छोटे से स्टेशन के टीन के साइबान में कपकपी भरती गई। प्लेटफॉर्म के सिरे तक पहुंचते पहुंचते ट्रेन का वह विराट आकार इतना भयानक हो उठा कि मन दहल गया। 2 क्षण में इंजन दहाड़ता हुआ, धरती कांपता मेरे पास से गुजर गया। ट्रेन धीरे धीरे रुकी। एक जगह मुझे हल्की निराशा भी हुई कि वहां भीड़ क्यों नहीं है। उस समय भीड़ का न होना मुझे बहुत सहज नहीं लगा। 2 बरस पहले इसी स्टेशन पर एक गाड़ी रुकी थी। ठीक इसी तरह उस दिन भी यह छोटा सा स्टेशन इस तरह उजाड़ था। सूने प्लेटफॉर्म पर बनी बेंचें इसी तरह वीरान पड़ी थी। वह ट्रेन मुझे जैसे बलात् किसी असहाय की तरह प्लेटफॉर्म पर धकेल कर दहाड़ती हुई चली गई थी। एक क्षण के लिए मैं समझ नहीं पाई थी कि सामने खड़ी माँ और पिताजी से क्या कहूँ। बम्बई से यहाँ तक के इस लंबे सफ़र से कहीं ज़्यादा गहरी बातें थी जो कहीं नहीं गई, लेकिन सुनी और समझी गई। मेरी श्रीहीन और सौभाग्य विहीन होकर लौटा चेहरा स्नेह सिक्त पिता की आंखों में छलक आया था। शब्द पास नहीं थे कि वे बेटी की यातना को व्यक्त कर पाते, क्योंकि बेटी की यातना उनका अपना भोग भी थी। शब्द तो किसी के पास भी नहीं थे, मेरे पास भी नहीं, माँ के पास भी नहीं, और तोरू तो थी ही अभी बेजुबान, अश्रुसिक्त। थोड़े दिनों के बाद मुझे एक जगह काम मिल गया था। जहाँ काम मिला था वह दफ्तर कोई 25 मील दूर शहर में था। हर मौसम की मार झेलती हुई 25 मील की वह दूरी हर रोज तय करती थी। हर रोज नापी जाती वह लंबी दूरी लंबे लंबे 8 घंटों के काम के बीच ऐसी लगती जैसे मैं सिसिफस हूँ, जो पत्थर की चट्टान धकेलता हुआ पहाड़ की चोटी तक ले जाता है और फिर चट्टान नीचे लुढ़क जाती है। सिसिफस के हाथ से छूटी वह चट्टान मेरे सीने पर आकर गिरती है। मन कचोट जाता था कि जब तोरू अपनी तुतली भाषा में पूछती थी, पापा कब घर आएंगे मम्मी, पापा रात को घर क्यों नहीं आते। वे शब्द कहाँ थे मेरे पास जो बता पाते कि पापा घर क्यों नहीं आते, और यह कि जिसे घर कहा जाए वो है कहाँ। तोरू के वाक्य मन में घुमड़ते रहते और नींद भाप की तरह उड़ जाती। सारी रात इधर से उधर करवटें बदलती बीतती। नींद और शांति जैसे खोजे भी नहीं मिल पाती। शांति मिलती भी तो कैसे। मन की शांति को गमलों में उगाया तो नहीं जा सकता। शांति धूप की किरण भी तो नहीं है जो खिड़की खुलते ही अंदर आ जाए। 2 बरस लगातार अशांति की इस जलते रेगिस्तान में नंगे पांव घिसटती रही। 2 लंबे बरस तन को धीरे धीरे धुनते गए। चलते चलते लगता जैसे आंखों में अंधेरा छा रहा है और पेशियों का तनाव टूट जाने वाला है। माँ कहती कि मेरा चेहरा पीला हो आया है, मैं सूख गई हूँ, इलाज करना होगा। लेकिन इलाज कैसा? किसका तन के रोग का इलाज होता है मन के रोग का इलाज? यातनाओं की उस धुंध में एक दिन मैंने सोचा कि मुझे बम्बई जाना होगा। 16 मार्च 1932 डायरी में तारीख पड़ी हुई है। पूरे पन्ने पर थके हाथों घसीट कर लिखा गया है। ऑफिस से 3 दिन की छुट्टी ली है। मुंबई जाना है, जाना ही होगा, उपाय कोई नहीं है। तोरू तोरू, तू क्या समझ सकती है मन का रोग क्या होता है? मन मर जाए तो तन का जीना कैसा होता है? तोरू, तू क्या समझ सकती है कि आगे क्या होगा? मेरा तो बस नहीं, मैं तेरी माँ हूँ, तू समझ सकती है मेरी बात को। 16 मार्च 1962 डायरी की उस अस्फुट लिखावट पर उस वीरान प्लेटफॉर्म से छूटी हुई एक गाड़ी के पहियों के निशान हैं। एक गहरा धक्का लगा था। जैसे ही मैंने ट्रेन पर पांव रखा था, ऐसा लगा था जैसे कि मैं ट्रेन पर चढ़ी नहीं बल्कि किसी गहराई में गिरा दी गई हूँ। बम्बई जाने वाली उस एक्सप्रेस ट्रेन पर बैठे बैठे अनगिनत क्षणों के छोरहीन क्रम तक फैले हुए विक्रांत जीवन की सहस्त्रों परछाइयाँ मेरे मानस पर ट्रेन से दिखते दृश्यों की तरह उभरती मिटती रही। बहुत तीखी प्यास लगाई थी, लेकिन मन टूटा हुआ था, उठा नहीं जा सका। बालों में धुएं की गर्द भर गई थी, होठों पर पपड़ियाँ उभर आई थी, अंतःस्थल जल रहा था। तोरू सो गई थी। कितनी सहज निसंग निद्रा थी उस अबोध की। चेहरे की ओर देखकर मेरा मन कचोट गया। रास्ते भर में गाड़ी से एक बार भी नहीं उतरी कि कहीं यह गाड़ी भी उनकी तरह मुझे छोड़कर बढ़ न जाए और मैं पीछे न छूट जाऊं, अकेले, नितांत अकेली। किसी तरह दौड़ लगाते लगाते अंत में दुश्चिंताओं से लंबे क्रम को पार कर गाड़ी बम्बई पहुंच गई। एक क्षण के लिए लगा कि मैं नीचे नहीं उतर सकती, उतरने का साहस नहीं है।
बेबी को कंधे से लगाकर सामान संभालते अभी मैं डिब्बे के दरवाजे तक गई थी कि लगा जैसे मेरे पैर किसी ने बांध लिए हो। मैंने देखा वही थे, बिल्कुल वही, ठीक वही, शोभन। बेचैनी से प्लेटफॉर्म पर खड़े इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए तो शोभन आ गए। ये क्या सच है या दिवा स्वप्न? वह जिद, कठोरता, निर्ममता, सब कुछ यूं घुल जाएगी ऐसा सोच नहीं पाई थी। मनाद्र होने आया, आंखें गीली हो गई। मोहाविष्ट थोड़ी देर जो कि त्यों खड़ी रही और फिर अचानक मैंने अपना हाथ थोड़ा सा ऊंचा किया, मेरे कंठ तक आया, शोभन। और तभी पैरों के नीचे से किसी ने कोई चीज खिसका ली। शोभन के चेहरे पर एक खुशी दौड़ी। हाथ उठाकर हेलो कहते हुए बगैर मेरी तरफ ध्यान दिए वे दाईं ओर के दूसरे डिब्बे की ओर बढ़ गए। उस दूसरे डिब्बे से जो उतरा उसे न चाहकर भी मैंने देखा। उनका एक नाटककार मित्र राजहंस पहले दर्जे के डिब्बे से कूदकर उनके गलट से लिपट गया था। मुझे लगा चारों तरफ जैसे जंगल हो जिसमें ऐंठ ऐंठ कर लकड़ियां जलती हुई चटक रही हो। भरसक गया चाहते हुए भी कि उधर उस जलन की तरफ निगाह न जाए। मैं बच्ची को संभालते हुए भीड़ में डूबकर प्लेटफॉर्म से बाहर आ गई। मन बुरी तरह जल रहा था, अंतःस्थल छलनी हो चुका था, एक एक स्नायु जैसे टूट चुका था, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। जैसे तैसे टैक्सी बुलाई, टैक्सी पर बैठी और लंबी सांस लेकर थोड़ी स्थिर हुई थी कि सामने के शीशे में देखा टैक्सी के आगे एक सुरमई रंग की फिएट खड़ी जा रही थी। गाड़ी के पिछले शीशे पर 2 चेहरे दिख रहे थे। वे चेहरे कातर थे। मुझे देखते पाकर चेहरे फिर मुड़ गए, लेकिन वह कातर उत्सुकता दबी नहीं रही। उन्हें शायद लग रहा था कि मेरी टैक्सी उनका पीछा कर रही है। हाव भाव से ऐसा नहीं लग रहा था कि वे निश्चिंत होंगे, बल्कि जिस तरह पीछे घूम घूम कर वे टैक्सी की ओर देख रहे थे उससे लगता था कि कहीं वे भयभीत हैं। मुझे विश्वास है कि वे निश्चय ही भयभीत हो रहे होंगे, दोनों, शोभन और राजहंस दोनों ही। संभव है कि राजहंस उस समय शोभन की कातरता के प्रतिबिंब बन गए हों। वैसे भी किन अर्थों में वे शोभन से भिन्न हैं कह नहीं सकती। प्रिया पत्नी को पागल घोषित किया था राजहंस जी ने। नाटक लिखने से पहले नाटक खेला भी था। सब कुछ छीन कर पत्नी को कहा था कि वह पत्नी नहीं रही। एक दूसरे के चेहरे में अपने अपने नाटक की परछाइयां पड़ते हुए उन 2 भयभीत प्राणियों का पीछा मेरी टैक्सी ने कब तक किया मैं नहीं जानती। और फिर सहसा एक जगह से उनकी गाड़ी दूसरे रास्ते पर मुड़ ली। मुझे पता था कि इतनी जल्दी इस जगह से ही उनका रास्ता अलग नहीं होता, लेकिन शायद उन्होंने जानबूझकर अपने ड्राइवर से वहीं मुड़ जाने को कहा। अच्छा हुआ कि वे अलग मुड़ गए। आह नियति, तोरू को कहीं 2 क्षण के लिए यह भी मालूम हो पाता कि उसका वह चिरत प्रतीक्षित पिता चिरकायर होकर रास्ता बदल कर चला गया तो जाने वह क्या सोचती। संभव है उसका शैशव उसकी परिभाषा समझ न पाए, लेकिन क्या आजीवन इसकी परिभाषा उसके लिए अनजानी रह सकती है? अनजानी ही रखी जा सकेगी। तोरू सो रही थी। उसके खोए भोलेपन को जीवन के मरु की यह रेतीली परिभाषा छू नहीं सकती। यह कितना बड़ा आश्वासन है।